नए देश का गठन करते हो, अगर आप अशिक्षित हो तो आपके ऊपर वही लोग राज करने वाले हैं जो हजारों सालों से आपको शिक्षा से वंचित कर चुके हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस लो और अपने मराठा समाज और कुणबी समाज और तेली, तमोड़ी, रामोशी, महार मांग, चंबा, ढोर, ऐसे जो भी वहां कर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनको उन्होंने उपदेश करके बताया कि पहले शिक्षा लो, क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज फ्यूचर इंडिया की फाउंडेशन उन्होंने रख रहे थे। वो रखने के लिए उनको दिखा कि मेरे समाज में शिक्षा होगी तो शिक्षा से उनमें एक तर्क आएगा, तर्क से विज्ञान आएगा और एक विज्ञानवादी राष्ट्र ये मेरा समाज बनाएगा। उसी का आउटकम कॉन्स्टिट्यूशन के हमको अनेक तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ। मैंने कुछ महीनों पहले ये सोच लिया था कि अभी मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा। उसका कारण ये था कि जब आप संशोधक होते हैं, जब आप किसी विषय में अध्ययन करते हैं, तो उसका जो आउटपुट होता है उसको आने में समय लगता है। विज्ञान का एक नियम है, जो भी आपका डेटा है, रिसर्च है, उसके साथ आपने थोड़ा समय बिताना चाहिए, फिर वो समाज में लाना चाहिए। तब मैंने सोचा कि चूंकि मेरी जिम्मेवारी एक संशोधक के रूप में है, एक स्कॉलर के रूप में है, तो मैंने उसकी गरिमा रखनी चाहिए। इसके लिए मैंने निश्चय किया था कि मैं अभी समाज के अंदर पब्लिक फंक्शन में नहीं जाऊंगा, ताकि अगर कुछ नई फाइंडिंग्स मेरी तरफ से हो तो फिर वो मैं बिल्कुल समाज में लाऊंगा। पर ये इनविटेशन ऐसा था जो मना करने के बावजूद भी मनाई नहीं ले रहे थे। उन्होंने काफ़ी इसको अपने दृढ़ता से फॉलो अप दिया और हमारे भाई नितिन को बोलते रहे, और मैंने बोला कि यार मैंने तो बोल दिया है कि अभी नहीं करूँगा, अभी मुझे लिखना है, मेरी अगली किताब पे काम बाकी है और बाकी बहुत लिखने का, पढ़ने का काम होता है। और एक लेखक को चिंतन करने के लिए समय की जरूरत होती है, समय के साथ साथ अकेलापन भी जरूरी होता है, ताकि जो तत्वज्ञान होता है, तत्वज्ञान कभी कभी उस अकेले जो समय आप बिताते हो खुद के साथ, तब आपको थोड़ा सा एक रिफ्लेक्टिव मेथोडोलॉजी तैयार होती है। आप उसको, जो आपके विचार है, आप उसको बोलते हो, सोचते हो, और कभी कभी वो तैयार होके इमिडिएटली पब्लिक में आते हो तो उसकी कैजुअलिटी भी हो सकती है। अगर मेडिकल फील्ड की अगर उदाहरण लिया जाए तो अगर उस पर मल्टीपल ट्रायल्स जब तक प्रूव नहीं होते, उसकी कंसिस्टेंसी जब तक एस्टेब्लिश नहीं होती है, उसके प्रोटोकॉल्स जब तक सैंक्शन नहीं होते, तब तक वो लाया नहीं जाता है। उसी तरह नए ज्ञान का भी होता है, उसको भी उसी तरह का एक डिसिप्लिन लगता है। पर फिर ये राजश्री छत्रपति शाहू महाराज का ये एक प्रोग्राम था और मुझे लगा कि मेरे राजा को मैंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझे आना चाहिए। और चूंकि मेरा जो चयन हुआ है वह शिवाजी फुले शाहू अंबेडकर ये आंदोलन से तैयार हुआ है, तो मैं इन्हीं आंदोलन का प्रोडक्ट हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि इस आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने वालों का मनोबल बढ़ाया जाए। मैं काफ़ी महीनों से सफ़र में हूँ, वैसे कल भी था, और मैं
आंध्र प्रदेश में पिछले 7 दिन मैं घूम रहा था और मैं वहाँ की जो सातवाहन संस्कृति है, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र के कुछ किलों की तरफ, केव्स की तरफ अपना ध्यान दिया, गुफाएं, तब मुझे वहाँ सातवाहनों का जो इन्फ्लुएंस था वो दिखा। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि ये सातवाहन तो आंध्र प्रदेश के एरिया में है, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर समझ में आया कि इनका जो बौद्ध संस्कृति से जो निजी नाता था वो काफ़ी पर्सनल था, और उसी के लिए फिर मैं अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए वो ट्रिप पर गया। नागार्जुन कोंडा गया, उसके बाद अमरावती गया, एक ज़माने का बुद्धिस्ट ट्रेड सेंटर और स्पिरिचुअल सेंटर था। फिर बाद में हैदराबाद में काफ़ी मीटिंगें हुई, कल 12:30 तक हुई। और ऐसा होता है लेखकों का, कभी कभी विचार आ जाता है तो लगता है कि वो लिखना चाहिए, तो वो लिखने में 1:30 बज गए मुझे सोने में, और सुबह 4 बजे उठ के फ्लाइट के लिए आना पड़ा। अब ऐसा हुआ फ्लाइट के लिए कि मेरी फ्लाइट तो मैं टाइम पर पहुंचा और फ्लाइट भी अपनी टाइम से निकली, और जैसे उड़ने वाली थी पायलट ने बोला कि फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम है, हम उड़ नहीं सकते। अब मेरे दिल में ये आया कि इन्होंने इतने मेहनत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, अगर कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट फ्लाइट कैसे, मैं इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगा। पर ये बात अच्छी हुई कि उन्होंने फिक्स किया, पर मैं गहरी नींद में था क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने उसके साथ साथ मैं छत्रपति शाहू महाराज के कुछ भाषण पढ़ रहा था, क्योंकि उनके जो ओरिजिनल उन्होंने दिए हुए भाषण है उसका एक अच्छा संपादन डॉक्टर भोसले ने किया है, और उसको बहुत अच्छी प्रस्तावना कोलते ने दी है। मैं ये आपको इसके लिए बता रहा हूं ताकि आंदोलन की जो मर्यादा है वो मर्यादा जिम्मेदारी से शुरू होती है, और जिम्मेदारी हर कोई व्यक्ति ले नहीं सकता, उसमें मैं भी हूं, जिम्मेदारी मैं भी ले नहीं सकता। पर अपने समय के साथ जितना समय मिल सका उसके साथ काम करना जरूरी है। चंद्रपुर ये इलाके में 3 प्रमुख परंपराओं का वास्तव रह चुका है। पहली बौद्ध परंपरा, जो भद्रावती इलाका है, जो वहाँ की नदियां हैं, वहाँ पर जो विजयासन जो गुफाएं हैं उसको भी बनाने वाले सातवाहन ही थे। यानी सातवाहन का जो स्कोप है वो मुझे चंद्रपुर भी ले आया। उसके बाद गौंड समाज का यहाँ पर वास्तव रह चुका है, जिन्होंने यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। उनके बाद 1751 में मराठा का राज्य आया। चूंकि वो राज्य चला 19वीं शताब्दी तक, उसके बाद में उनकी कोई औलाद नहीं थी चलाने के लिए, फिर वो ब्रिटिशों के पास चले गई। तो एक विरासत है, एक बहुत बड़ी संस्कृति है, और यहाँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं आसपास के, आपका भी कल्चरल डीएनए वही है जो सातवाहन यहाँ पर उस गुफाएं में देखे गए हैं। इसके लिए आप लोगों का एक यूनिफाइंग फैक्टर वो धम्म है, जिन्होंने आपको इकट्ठा किया। पर ब्राह्मणों ने आपको धम्म के दूर ले जाने के लिए आपको जातियों में बांट दिया। इसके वजह से हमारे अपना अस्तित्व क्या है और हमारा इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे समाज में है। शाहू महाराज के बारे में हमारे समाज में जितनी जानकारी है वो पर्याप्त जानकारी है, पर उसके साथ साथ शाहू महाराज की कार्य प्रणाली जो थी वो उन्होंने अपने जीवन में जितनी चाहिए वो ला नहीं सके। इसके वजह से
हमारे पास एक मिथक तैयार हो चुका है। अगर राजाओं की बात करें तो बड़े राजाएं जो हुए उनमें प्रमुख नाम कुछ इस तरह से हैं। एक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक सम्राट थे, एक बहुत बड़ी उनके पास उनकी व्याप्ति थी और उनका काम हम लोगों को मालूम है। सम्राट अशोक के पहले सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जिन्होंने दुनिया ही जीतने का पूरा उन्होंने काम किया। उसके बाद जेंगिस खान थे। उसके बाद ग्रीक में अगस्तस थे, जो जूलियस सीजर के एडॉप्टेड उनके पुत्र थे। उसके बाद आधुनिक काल में जब आते नहीं देखते हैं, मार्कस ओरिलियस एक राजा ग्रीक संस्थान में होके गए। उसके साथ साथ अकबर द ग्रेट, जिनको नवाजा जाता है, वो भी होके गए। जापान में एम्परर मेजी ये होकर गए। अब अगर ये लोगों का इतिहास देखा जाए तो इनकी जो ख्याति है, इन्होंने समाज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा किया। जैसा अगस्टस थे, अगस्टस का बाप जूलियस सीजर एक खौफनाक आदमी था, उसके ऊपर शेक्सपियर ने तो एक ड्रामा ही लिख दिया था। उसके साथ साथ पर उसका जो बेटा था अगस्टस सीजर, इसकी ख्याति ये जानकर है कि उसने सोचा कि लड़ाई झगड़े करने के बजाय अगर हम डिप्लोमेटिकली काम करते हैं और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मान्यता देते हैं तो शायद हमारे प्रशासन में हमको अच्छा करने का मौका मिलेगा। उसके पहले सम्राट अशोक के बारे में हम सभी जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने धम्म, लॉ ऑफ लैंड बनाकर लोगों में धम्म का प्रसार किया, वहां पर शील को मानने वाले लोगों को या शील का ग्रहण करने के लिए उत्सुक किया। वैसे ही अकबर के बारे में जब देखा जाता है तो एक सेक्युलर राजा के नाम पर उनको देखा जाता है, क्योंकि राजेश शाह महाराज खुद कहते हैं, अकबर द ग्रेट के संदर्भ में कहते हैं कि ये जो राजा थे, अकबर द ग्रेट और शिवाजी महाराज को कंपैरिजन में रखकर बताते हैं कि ये जो राजा है अलग अलग धर्मों से हैं, पर अगर इनके प्रजा में आप लोग देखोगे तो उनके धर्म के साथ साथ अन्य धर्म के भी लोग, अन्य जातिया के भी लोग आपको दिखते हैं। अकबर के मामले में भी ऐसे ही था। उनके जो ऑफिसर्स थे वो सब यहाँ के मूल निवासी अनेक धर्मों के समाज के लोग थे। और फिर शाहू महाराज कहते हैं कि मराठा जो वॉरियर, जो उनके पूर्वज थे, शिवाजी महाराज में भी यही एक गुण उनको दिखा, जो अनेक धर्म, अनेक जातियों को लेकर उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया। अब आई बारी मार्कस ओरिलियस की। तो मार्कस ओरिलियस जो है ये एक विद्वान था, राजा तो था ही। उसने जो अपने प्रजा के बारे में सोचा वो फिलोसॉफिकल एक डेटाबेस तैयार किया। उसकी किताब मेडिटेशंस नाम से प्रसिद्ध हुई। बहुत ही खूबसूरत किताब है। एक तरीके से मोरालिटी से किस तरह से एक राजा बोल रहा है कि समाज मेरे को इस तरह से चयन करना है। उसके पहले अपने शिलालेखों में, अपने रॉक कट एडिक्ट्स में, पिलरों पर सम्राट अशोक ने अपने समाज को, अपने राज्य को अनेक प्रकार के संदेश दिए, मार्गदर्शन किए। मार्कस ऑरेलियस भी उसी एक विचारधारा से एक राजा बन के गए। मार्कस ऑरेलियस का इतिहास भी हरक्यूलियन और बाकी लोगों के संबंध में लिया जाता है। उनको फिलोसोफर किंग कहा जाता है। उसी दायरे को आगे बढ़ाकर यहां पर कोल्हापुर जैसे छोटे संस्थान में घाटगे यशवंतराव पैदा होते हैं। अब है तो ये बहुत छोटा सा उनका जो राज्य है। पाटिल साहब कह रहे थे एक जिला था। अब ये एक जिले का राजा और ये अनेक राज्यों के सम्राट, इनमें छत्रपति शाहू महाराज आराम से बैठते हैं।
ये क्यों बैठते हैं? ये इसके लिए नहीं बैठते हैं क्योंकि इनके पास इनका साम्राज्य बड़ा था। ये इसके लिए नहीं बैठते क्योंकि इनके पास जो आने वाला इनके रेवेन्यू था ये बहुत ज्यादा था। ये इसके लिए नहीं बैठते हैं क्योंकि इन्होंने जो आक्रमण करके, जैसा जिंगिस खान ने किया, अलेक्जेंडर ने किया, अशोक ने किया, मार्कस ऑरेलियस ने किया, उसकी वजह से बैठते हैं। उनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटे राजा थे, फिर भी इनके जो विचार थे, समाज को लेकर इनकी जो करुणा थी, उस कारण के वजह से आज छत्रपति शाहू महाराज इन बड़े बड़े राजाओं की श्रृंखला में भी हमको बैठने को दिखते हैं। छत्रपति शाहू महाराज जब खुद का अध्ययन करते हैं, खुद के समाज को जानने की कोशिश करते हैं, तब जैसा मार्कस ऑरेलियस को फिलोसोफर किंग की उपाधि दी गई थी, वैसे ही छत्रपति शाहू महाराज को भी फिलोसोफर किंग की उपाधि यहाँ के लोगों ने दी। ये बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि उनके अध्यात्म और उनके तत्व ज्ञान को लेकर जो उनकी जो विचार थे, जो उनकी पढ़ाई थी, जो उनका स्कोप था, वो काफी तत्वज्ञानी था। इसके लिए हमको राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के कार्य को देखना होगा, और सबसे अच्छा कार्य जनता को किए हुए कामों में मिलता है। ऐसे कितने राजाएं होके गए, इतिहास में कितने राजाएं होके गए? 750 राजाएं तो तभी थे, उनके अपने अपने किंगडम्स थे, अपने अपने राज्य थे। हर राजा जो है अपने नाम से जाना जाता है, हर राजा जो है अपने नाम से जाना जाता है। फलाना उसका अपना एक साम्राज्य था, फलाना उसका साम्राज्य था। छत्रपति शाहू महाराज अपने नाम के साथ साथ अपने प्रजा के बारे में भी जाने जाते हैं। उनके प्रजा का जो योगदान है, उन्होंने जो समाज के लिए किया, उनके समाज के किए हुए कार्यों के वजह से जो हीरे पैदा हुए, उनके वजह से भी छत्रपति शाहू महाराज को नवाजा जाता है। यह बहुत बड़ा फर्क हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े 2 उदाहरण इसमें हमको देखने को मिलते हैं। एक तो पहला काम, जो नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मणेतर समाज था, ब्राह्मणेतर समाज को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल आइडेंटिटी देने का सबसे बड़ा काम उस इलाके में, उस जमाने में छत्रपति शाहू महाराज ने किया, पहला। दूसरा, उन्होंने भारत के भावी फ्यूचर बड़े लीडर को ऑलरेडी उनके प्राइमरी एज में डिक्लेयर कर दिया कि ये तुम्हारा नेता है, और उसके वजह से भी छत्रपति शाहू महाराज के विजन को नवाजा जाता है। इसको हम एक दूरदृष्टि से हमको देखते हैं, हमको समझना चाहिए। अब छत्रपति शाहू महाराज के बारे में जब हम सोचते हैं, तो आज का जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद शाहू महाराज को अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, तो आज भी वो, अगर ये सरकार होती तो शाहू महाराज को भी जेल में डाल देती, क्योंकि शाहू महाराज अंग्रेजों के राज का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि अंग्रेज आए, हमारे यहां अंग्रेजी शिक्षा हुई, और अंग्रेजी शिक्षा ये तीसरी आंख है, ये छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं। क्योंकि उनके बेनिफिशियरी वही खुद थे, सर स्टुअर्ट फ्रेजर, जो खुद आईसीएस अफसर थे, उनके इन्फ्लुएंस में वो पढ़े, फिर उन्होंने यूरोप की टूर की, इटली की टूर की, और ये कहा जाता है, हालांकि सत्यशोधक आंदोलन का बहुत बड़ा पकड़ा वहां पर था, महात्मा फुले ने हंटर कमीशन को दिए हुए सबमिशन के ऊपर जब उन्होंने बोला कि यहाँ का जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व, विशेष सुविधाएं हमको देनी होगी, और वो सुविधाएं देने के लिए सरकार के सामने एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर महात्मा फुले अपनी सबमिशन वहां देते हैं। पर सबमिशन ही नहीं देते हैं, पर वो नहीं करते, वो सिर्फ वहां तक ही लिमिट ना रखते हुए महात्मा फुले स्वयं अपने जीवन में अपने दोस्तों के सपोर्ट से सोशली
और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, ये खुद के लाइफ से ही करके देते हैं। सरकार के भरोसे पूरी तरह बैठते नहीं है। दक्षिणा फंड का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास है। दक्षिणा फंड ब्राह्मणों को पुणे में दिया जाता था, उसका जो वैल्यू आती थी, पर महात्मा फुले थे, वो एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे और लड़ाकू इंसान थे। तो महात्मा फुले ने वहां पर स्ट्रैटेजी लड़ी। पूना के उनके जो दोस्त थे, ब्राह्मण भी थे, कुछ ब्राह्मणेतर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया और प्लान बनाकर जो ब्राह्मणों को जो वहां का दक्षिणा फंड हर साल को दिया जाता था, वो फंड उन्होंने वहां के एससी और ओबीसी समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए लगाया। ये उन्होंने सरकार के ऊपर ना निर्भर रहते हुए खुद के जीवन में काम किया। अब सत्यशोधक मूवमेंट का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो था, वो इन्फ्लुएंस वहां के लोगों के ऊपर था। उसी का एक अनुभव वहां का एक सूबेदार जो महार जाति का था, वो वहां पर काम करने के लिए था। पर जब महात्मा फुले भाषण दे रहे या सत्यशोधक की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में बैठने वाले सूबेदार रामजी अंबेडकर है। और उसी के इन्फ्लुएंस में सूबेदार रामजी एक डॉक्टर अंबेडकर तैयार करते हैं। अब ये जो कारवां है, इसमें शाहू की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हमको समझ में आनी चाहिए। उन्होंने जब वेदोक्त प्रकरण उनके साथ हुआ, वेद से नहीं बोलेंगे, पुराणों से बोलेंगे तो शूद्र नीच जाति का है, जब ये वहां के ब्राह्मण ने बताया, और क्योंकि शाहू महाराज के ऊपर एक खुद का एक सोशल पर्सपेक्टिव था, शाहू महाराज एक हिंदू धर्म में भरोसा रखने वाले राजा थे, पर वो कट्टर हिंदू नहीं थे। उनका जो धर्म को लेकर जो उनका जो अप्रोच था, वो धर्म को कुंठित करने वाला नहीं था, बल्कि भगवान की आंखों में सब समान है, इस मामले में रखकर उनका जो सोशल सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण था, वो उस तरह से बन रहा था। अब जब ये बन रहा था, तब वो यूरोप के ट्रिप को जाते हैं। यूरोप के ट्रिप को जाते, इटली में जाते हैं और देखते हैं समाज कैसा है। जब वापस आते हैं तो बोल देते हैं, ऐलान कर देते हैं, ये इन्फ्लुएंसेस से आते हैं कि एक 1902 में प्रोक्लेमेशन निकलता है गवर्नमेंट ऑफ कोल्हापुर का, वो कर्वे सरकार को के माध्यम से वो निकलता है, और उसके अंदर 50% फिक्स्ड रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए होता है। अब 1902 में यह करना, और खासकर कम उम्र के राजा ने करना, यह वहां के ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी को सबसे बड़ा खौफनाक एक बहुत बड़ा धक्का था। अब वो होने के बाद छत्रपति शाहू महाराज के ऊपर आक्रमण ब्राह्मणों ने करना शुरू किया। वो अलग तरीके से करते थे, अखबारों में लिखते थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते थे, और बहुत से समय उनके राज्य में जो भी काम होने वाले उसके अंदर वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ अड़चनियां लाते थे। उसके लिए शाहू महाराज देखते आजू बाजू और कहते हैं कि भारत की गुलामी के पीछे एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। मतलब वो देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण तो माइनॉरिटी वर्ग है, फिर भी भारत के इतने बड़े बड़े पदों पर है, मेरे संस्थान में खुद इतने ज्यादा पदों पर है, वो करते हुए भी फिर भी मैं राजा होने के बावजूद भी इनकी इतनी मजाल कि मेरे खिलाफ ये काम करे। उसका थीसिस उन्होंने रिलीजियस ब्यूरोक्रेसी, ब्राह्मणों की जो होने वाली जो उनका वर्चस्व है, उसको रिलीजियस ब्यूरोक्रेसी नाम के एक स्पीच में उन्होंने पूरा क्लियर करके बताया कि किस तरह से ब्राह्मणों का इसके ऊपर कब्जा है। अब यहां पर वो बताते हैं कि यहां का जो वर्ग है, यहां का जो जुल्म करने वाला वर्ग है, वो भी राज्य करने वाला वर्ग है। तो राज्य करने वाला और जुर्म करने वालों में फर्क नहीं है, वो एक ही है, समान है। अब अगर वो समान है, अगर वो एक ही लोग है, तो फिर उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है यहां के लोगों को मुक्ति दिलाने में? तो वो कहने लगे, वो साइड वाले कहने लगे कि हमको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर हो रहा अत्याचार है। शाहू महाराज कहते रुको रुको, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी तुम क्या करने लगे? अगर आपको लगता है कि यहां के लोगों के ऊपर अंग्रेजों का
राज है और वो तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो सबसे पहले उनको लाने की जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेज यहां अपने आप थोड़ी आए। और अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ की बात करते हो पर बाकी चीजों की बात नहीं करते हो, इसका मतलब अंग्रेजों के राज से आपका भी बेनिफिट है। पर क्योंकि मैं अब सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं, तब आप कह रहे हैं कि ये अंग्रेज सरकार हमारे लिए काम की नहीं है। जब तक तो ठीक था। यानी छत्रपति शाहू महाराज जब यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों के हकों की बात किए, उनके लिए उन्होंने कायदे कानून बनाए, तब यहाँ के ब्राह्मणवादी वर्ग ने यह ऐलान किया कि अंग्रेजों का राज्य हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो भी कायदा बना रहे अंग्रेज उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब ये स्वीकार करेंगे तो समाज में चेतना होगी, समाज में क्रांति होगी, और हमने बिना पैसे, बिना मेहनत किए अपनी स्टेटस जो बनाई उसको बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमारी संतानें मेहनत करने वाली नहीं है, हमारी संतानें फुकड़ खाकर दूसरे लोगों का जुर्म करके उनके किए हुए हनन का पैसा करने वाली हमारी संतानें हैं। इनका क्या होगा? तब हमको समझ में आएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ का जो विरुद्ध था, जो उनका विरोध था, वो अंग्रेजों के खिलाफ टेक्निकली नहीं था, वो शाहू महाराज और बाकी जो ट्रावनकोर में और वड़ियार जो कर रहे थे, वो जो समाज में क्रांति ला रहे थे उसके खिलाफ था। और वो चाहते थे कि अंग्रेज इसको रोके, अंग्रेज रोकने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने कहा अंग्रेज क्यूट इंडिया। तो भारत की राजनीति भी हमको सामाजिक क्रांति के दृष्टिकोण से समझनी होगी। अगर केवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स से समझोगे तो शाहू महाराज कहते हैं कि भारत को, अगर राष्ट्र को अगर हमको बनाना है, अगर इस देश को मुक्ति दिलानी है, तो मुक्ति दिलाने के सबसे पहले यहाँ की अनटचेबिलिटी, यहाँ की अस्पृश्यता सबसे पहले खत्म करनी होगी। उसके साथ साथ जाति व्यवस्था को भी खत्म करना होगा। उस जमाने में एक राजा बोलता है कि भारत को मुक्ति दिलाएंगे पर उसके पहले जाति को खत्म करेंगे। मुझे नहीं लगता भारत के आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई प्रिंस होगा जिसने इतना खुली चुनौती अपने समाज को दी होगी। अब जब शाहू महाराज ये कह रहे हैं, वो एक्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने समाज के जो लोग हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए उस जमाने में, उसके लिए उन्होंने सुविधाएं बनाई। कोल्हापुर राज्य है पर देखो कितने प्रोग्रेसिव। उस जमाने में फ्री प्राइमरी एजुकेशन की पॉलिसी शाहू महाराज बनाते। उसी का फायदा ऐसा होता है कि एक मराठा समाज का भास्कर राव विठोजी राव जाधव, जो मराठा समाज का बीए पास होकर पहला नंबर लेके आया, शाहू महाराज इतने खुश होते हैं कि मेरे समाज के मैंने किए हुए काम का कितना गुड आउटपुट है कि मेरे समाज का लड़का आज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है। हाथी पर चढ़कर शक्कर बांटते हैं। और यही बात जब उन्होंने आरक्षण लागू किया और शिक्षा शक्ति की मुफ्त की, तब फिर यहां का बहुजन वर्ग है वो स्कूलों की तरफ जाने लगा। पर बहुतों के पास जाने के लिए साधन संपत्ति नहीं थी। अगर स्कूल भी जाते तो रहते कहां पर? तो उसके लिए शाहू महाराज का विजन देखो। जिस तरह से उस जमाने में ये एक विक्टोरियन मॉडल था, हॉस्टल बनाते थे, शाहू महाराज ने भी उसकी नींव रखी। कहा कि स्कूल में भेजूंगा पर इनका उपाय क्या? तो उनके लिए मैं हॉस्टल भी बनाऊंगा। और हॉस्टल ऐसे बनाए जहां पर, वहां पर भी उन्होंने प्रेफरेंस यहाँ के सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड समाज को दिया। उसका ही आउटपुट ऐसे हुआ कि एक नए क्रांति की जो बीजें हैं उस आंदोलन से तैयार होते हुए ब्राह्मणेतर मूवमेंट और अंबेडकराइट मूवमेंट एक तरीके से बनी। और वही मूवमेंट का आउटकम आज हमारे समाज के सामने लोग इधर उधर बैठे हुए लोग हैं। अब जब शाहू महाराज ने ये ऐलान किया आरक्षण का, तो एक पटवर्धन सांगली में एक प्रशासन चलता था, पटवर्धन यानी ब्राह्मण। वहां का एक गृहस्थ या ऑफिसर गणपत अभ्यंकर आया
और वो छत्रपति शाहू महाराज को, अब देखो महाराज को बात कर रहा है, क्योंकि जात से ब्राह्मण है, खुद को ऊंचा समझ रहा है, और राजा को बात करने को जा रहा है और राजा को ही चैलेंज कर रहा है कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हारे संस्थान में तुमने आरक्षण लागू कर दिया, इससे तुम्हारे प्रशासन की कितनी बड़ी कितना बड़ा धोखा हो जाएगा महाराज, तुम इसके लिए बंद कर दो, रियल टैलेंट को तुम अपॉर्चुनिटी दो, मेरिट को आप प्राधान्य करो, ये क्या अनमेरिटोरियस प्रोजेक्ट को आप लाए हो, आरक्षण बंद करो आप। शाहू महाराज थे, स्पोर्ट्समैन थे, कुश्ती लड़ने वाले थे, मारे नहीं उसको, उसको चल मेरे साथ बोले, उसको लेकर गए। आप मुझे पता नहीं अभ्यंकर के दिल में क्या होगा, पर उसको डर तो होगा, या तो मेरे को मारेगा या तो जलील करेगा। तो उसको एक तबेले में लेके जाते हैं। तबेले में शाहू महाराज गणपत अभ्यंकर को घुमाते हैं। अनेक नस्ल के अनेक तरह के घोड़े होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई डिफरेंट हाइट, अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं। है तो सारे घोड़े ही, पर उनकी एबिलिटीज अलग अलग है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। अब शाहू महाराज अभ्यंकर को बोलते हैं इधर बैठ, और तबेले वाले को बोलते हैं कि एक काम करो, यहां पर चने रखो और सारे घोड़ों को एक साथ खोल दो। सारे घोड़ों को एक साथ खोलते हैं तो सारे घोड़े आ जाते हैं खाने के लिए। अब जब वहां खुला खाना है तो सबसे पहले वहां कौन जाएगा? जो मजबूत है, जो ताकतवर है, और जो कमजोर है उसको ढकेल देगा। जो तेज है वो आ जाएगा, जो छोटा है, जो कमजोर है, उसको तो खाने का मौका नहीं मिला। तो अगर मेरिट की बात कर रहा अभ्यंकर, तो ये किस तरह का मेरिट है? मैंने तो यहां खुला कंपटीशन रखा, घोड़ों को बोला आके खा के जा, घोड़े भी आए, पर तू ही देख रहा है कौन से घोड़े खा रहे, जो पहले से मोटे मस्त मवाल है। ऐसे ही तुम्हारे समाज के मस्त मवाल लोग इस जितने भी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, उसके ऊपर तुमने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिताए, और मेरे कमजोर वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिला। इसके लिए मैंने बहुत निष्ठा से और बड़ी ताकत से 1902 में आरक्षण लागू किया। वही 1902 का आरक्षण हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आती थी, जब किसानों की बात आती थी, दुनिया भर में इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी एक छोटे राज्य में करना, मुझे लगता है छत्रपति शाहू महाराज उन चंद लोगों में से शायद ही होंगे जिन्होंने इतनी निडरता से अपने समाज में काम किया। अब वो राजा है, उनको डर नहीं होगा क्या कि मेरे राज्य को ये क्या कर लेंगे, क्योंकि इनकी रिलीजियस ब्यूरोक्रेसी है, ये अंग्रेजों के साथ भी घुल मिल रहे। पर राजश्री शाहू महाराज ये बड़े निडर थे। राजश्री शाहू महाराज कहे, मुझे इनकी चिंता नहीं, मुझे इनके सामाजिक एट्रोसिटीज की चिंता नहीं, यानी बॉयकॉट करेंगे जो मुझे चिंता नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और वो भाषणों में बार बार ये चीजें बताते थे, और जो भाषणों में वो बताया, उन्होंने, हम देखते हैं उनके एविडेंस में, उन्होंने वो करके दिखाया। 1917 में शाहू महाराज काफी बिजी है, काफी तरह घूम रहे। तो 1917 में जब उन्होंने देखा कि जाति व्यवस्था की जो नींव है, 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर ऑलरेडी कास्ट इन इंडिया नाम का जो प्रबंध प्रस्तुत करते हैं कोलंबिया में, उसमें वो बताते हैं कि जाति की जो प्राइमरी विक्टिम है वो महिला है। महिलाओं के उत्पीड़न से जाति का निर्माण होता है, और जातियां उसी तरह से समाज में बैलेंस करती है। अब अगर समाज के अंदर इस तरह का इम्बैलेंस तैयार होता है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। 1917 में जब वो इस परिस्थिति को देखते हैं तो शाहू महाराज, जो उस जमाने में विधवा औरतें थी, विधवा औरतों के साथ बहुत ही बेकार, अभी भी हमारे समाज में होता है, पर उस जमाने में विधवा औरतें जो थी, विधवा औरतों के खिलाफ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। फूले ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, अपने घर में उसका एक काम किया, उसी का अपने राज्य में कानून बनाकर विधवाओं की शादी फिर होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने उसके लिए प्रावधान किया। वही नहीं किया
बल्कि जब बच्चियों की या बच्चों की शादियां होती थी कम उम्र में, उसका ना होना चाहिए। एक विशेष वर्ग में, एक विशेष उम्र में वो आकर उन्होंने शादी करनी चाहिए, इसके ऊपर भी उन्होंने 1917 में काम किया। अब ये काम आदमी कर रहा है, हमारे उत्तर भारत के कुर्मी समाज के लोग देखते हैं। हमारे समाज का राजा इतना बड़ा काम कर रहा है, और कुर्मी समाज में ऐसा देखा जाए तो उनका भी बहुत बड़ा राज्य रह चुका है। तो कुर्मी समाज के लोगों ने, वहां के अखिल भारतीय कुर्मी की जो संगठन थी, 1919 में कानपुर में बुलाकर उनका सम्मान करते हैं और उनको ऑफिशियल टाइटल दिया जाता है राजश्री। तो राजश्री उत्तर प्रदेश के कुर्मों ने दिया हुआ टाइटल है, जो हम आज फक्र से हमारे राजा को लगाकर उनका हम बड़ा उद्घोष करते हैं। अब जब 1919 में ये होता है, 1919 में साइमल्टेनियसली कुछ चीजें हो रही है। एक तो यहां पर साउथ बोरो कमीशन आता है, तो शाहू महाराज भी इस चीजों को देख रहे हैं, इस चीजों को अनुभव कर रहे हैं। अब वो देखते हैं कि एक मेरे ही मराठी समाज में एक महार का लड़का पढ़ के आया है और बहुत अच्छा इसमें निडरता है, इसमें क्वालिटी है। वो देखते, उनको परखते, और उनको हमने मानगांव की परिषद में भी देखा, पर अन्य परिषद में भी, नागपुर में भी उन्होंने बताया कि जब उनको अध्यक्ष, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास का उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्होंने बोला था कि ये मेरे लिए अच्छी बात है, पर मैं तुम्हारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं। आपका अगर लीडर कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर में ढूंढो। 1920 में वो स्टेटमेंट छत्रपति शाहू महाराज ने दिया था। वो स्टेटमेंट बाबा साहब अंबेडकर ने केवल आने वाले 4 सालों में प्रूव करके ऑल इंडिया के बड़े लीडर के रूप में खुद को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था। अब ये राजा जो होते हैं कुछ बोलते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। शाहू महाराज वैसे नहीं थे। शाहू महाराज ने केवल ना बोला तो उनको जो उनकी शिक्षा बची थी, शिक्षा के लिए शाहू महाराज ने बोला, आपकी लंदन में शिक्षा बची है, ये मेरी तरफ से स्कॉलरशिप ले लो, जाके पढ़ के आओ। अब पढ़ के आए, वहां पर उन्होंने अपने, बाबा साहब ने अपने अध्ययन पूरा किया, वापस आए और यहाँ पर आके उन्होंने फिर समाज का नेतृत्व किया। अब नेतृत्व करने के लिए उनको अखबार भी चलाना है, मूक नायक चलाना है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। उस जमाने में फिर शाहू महाराज कहते हैं, डोंट वरी अंबेडकर, मिस्टर अंबेडकर, इस तरह से संबोधित करते थे बाबा साहब को। मिस्टर अंबेडकर, डोंट वरी, टेक दिस 2500, 2500 उस जमाने में मूक नायक को शुरू करने के लिए राजश्री शाहू महाराज ने दिए थे। ऐसे अनेक हमारे पास उपक्रम हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब जब राष्ट्रवाद की भाषा बननी थी, स्वराज्य की बात कर रहे थे, स्वराज की बात तिलक कर रहे थे। स्वराज की बात जब तिलक कर रहे थे तो शाहू महाराज कहते हैं, स्वराज तो ठीक है, पर स्वराज के पहले भी कुछ चीजें जरूरी है। अखिल भारतीय मराठा शिक्षक परिषद के 11वें अधिवेशन जो 1917 में हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हमको स्वराज्य के पहले शिक्षा जरूरी है, और उन्होंने इसके तर्क बताया। उन्होंने कहा, स्वराज्य के पीछे दौड़ना अभी मत करो, पहले शिक्षा ग्रहण करो। तो लोग बोलने लगे, क्या ये क्या, हमको तो भारत, हमको आजाद बनाना है। तो उन्होंने कहा, अगर तुम नया देश बनाते हो, नए देश का गठन करते हो, अगर आप अशिक्षित हो तो आपके ऊपर वही लोग राज करने वाले हैं जो हजारों सालों से आपको शिक्षा से वंचित कर चुके हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस लो, और अपने मराठा समाज और कुणबी समाज और तेली, तमोड़ी, रामोशी, महार, मांग, चंबा, ढोर, ऐसे जो भी वहां कर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनको उन्होंने उद्देश्य करके बताया कि पहले शिक्षा लो, क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज फ्यूचर इंडिया की फाउंडेशन उन्होंने रख रहे थे। वो रखने के लिए उनको दिखा कि मेरे समाज में शिक्षा होगी तो शिक्षा से उनमें एक तर्क आएगा, तर्क से विज्ञान आएगा, और एक विज्ञानवादी राष्ट्र ये मेरा समाज बनाएगा। उसी का आउटकम कॉन्स्टिट्यूशन के हमको अनेक तरीके से देखने को मिलता है। नाउ अब जब बाबा साहब अपने मूवमेंट को काम कर रहे हैं, छत्रपति शाहू महाराज भी उनको गाइड कर रहे हैं। उस जमाने से शाहू महाराज कह रहे हैं, और ये डिप्रेस क्लासेस के लोगों को उन्होंने 1920 में दिया हुआ भाषण है।
1922 में जो दिल्ली में हुआ था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ शेड्यूल क्लासेस दिल्ली में। अब दिल्ली में जब उनको बुलाया गया था तो उन्होंने एडवाइस किया अनटचेबल्स को कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो पीसफुल तरीके से होनी चाहिए, इसमें हिंसा आप लाने की कोशिश मत करो। बहुत ही प्रैक्टिकल और साझा उन्होंने एडवाइस दिया, क्योंकि अगर हिंसा करोगे, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास उतने लोग भी नहीं है जो हिंसा के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि आप जो है, आप सबसे पहले आपके अंदर के अच्छे लीडर तैयार करो, और ये जो अच्छे लीडर तैयार होंगे उनको सही रास्ता दिखाने का काम तुम भी करो, और वो तुमको फिर सही रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। उस जमाने में ये स्ट्रैटेजी शाहू महाराज कहते हैं। शाहू महाराज का ही कुछ अंग हमको बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में दिखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहते हैं कि ना खड़क ना ढाल, दे दी हमें तलवार, बिना बिना खड़क बिना ढाल। सही मायने में अगर भारत का पीसफुल सोशल रेवोल्यूशन किसने किया होगा तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हुआ है। अगर वो चाहते थे, कालाराम मंदिर में उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ तो वहां के महारों को बोल देते थे, वहां के चमारों को बोल देते कि उन्होंने तुमको मारा है, कल 2 नंबर से जाओ और उनको उद्ध्वस्त कर दो, तो वो लोग तैयार थे। पर जब बाबा साहब ने उनको मना किया कि आप लड़ो मत, हम कानून के मार्ग से जाएंगे, तब वहां के कुछ लोग उनसे चिंतित हो गए कि बाबा साहब आप ये क्या कह रहे हो, ये मुझे पत्थर मार रहा है, मेरा खून निकल रहा है, इतने महीनों से हम आंदोलन कर रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं को इस मार्ग का अवलंबन करो। तो बाबा साहब उसमें एक बड़ी स्ट्रैटेजी देखते हैं। बाबा साहब को एक नया समाज बनाना था, समाज तोड़ना नहीं था। और ये जो आउटकम है, ये इन विचारों से हमको आगे बढ़ते हुए दिखता है। अभी बहुत से समय यह हुआ था कि शाहू महाराज के ऊपर बहुत से आरोप होते गए। पहला था कि तुम जातियां फैला रहे हो। आज जो किया जाता है कि तुम अगर किसी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व देते हो तो बोला जाता है कि तुम जाति को बढ़ा रहे हो, जाति को खत्म नहीं कर रहे हो। शाहू महाराज ने उसको बोला, मैं सिर्फ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, स्ट्रैटेजिक मूव है, जितने समाज के कम्युनिटी के लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व को दे रहा हूं, मैं बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि जातियां बढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं लोगों के अंदर के दूरियां कर रहा हूं, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं जो कर रहा हूं, मैं समाज के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मॉडल जो बाद में बामसिफ और बीएसपी ने चलाया, वो मॉडल शाहू महाराज ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दिया। अब शाहू महाराज का जो क्रिमिनल ट्राइब्स थी, गुनहगार जमातियां थी, उनके लेकर बहुत बड़ा काम है। जो रामोशी वर्ग था या बाकी के जातियां थी, इनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था, क्योंकि जहां कुछ क्राइम होता है ये लोग पकड़े जाते थे। कुछ लोग हिस्से में थे, कुछ लोग हिस्से में नहीं थे। अब एक राजा की सोच देखो, अगर राजा को शांति लानी है तो राजा क्या करेगा, जेलों में डाल देगा। आज का राजा क्या करता है, गलती भी किया, नहीं भी किया तो जेल में डाल देता है। तो राजा को गुनहगारों से मुक्ति चाहिए, क्योंकि उनको सुशासन चलाना है, प्रशासन चलाना है। उसके लिए छत्रपति शाहू महाराज गुनहगार जमातियों के बारे में सोचते हैं, गंभीरता से सोचते हैं, और उनके ऊपर उन्होंने जब महाराष्ट्र के अस्पृश्य वर्गों का एक कॉन्फ्रेंस बनी थी 1920 में 22 मार्च, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसमें शाहू महाराज अपने काम किए हुए कामों का एक खुलासा देते हैं। सबसे पहले हजेरी का जो प्रकार होता था, कहीं पर भी गुनाह हो जाए, इन जातियों के लोगों को पकड़कर औरतें या मर्द को लेकर हजेरी लाल। अब हजेरी दिन भर होती थी, रात भर होती थी। अब उसमें शाहू महाराज देखते हैं कि जो हजेरी को जा रहे हैं तो इनके बच्चों की तरफ कौन देख रहा है। और बहुत से समय उनको ये दिखा, उनके राज्य में भी दिखा कि ये जब हजेरी के लिए जा रहे हैं, इनके बच्चों के लिए देखने के लिए कोई नहीं है, और चूंकि ये गरीब समाज है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे समाज के लोगों के पास जब वो दिन भर की हजेरी देते हैं, वापस आते हैं तो जिंदा रखा हुआ बच्चा शाम में मर गया होता है। इस तरह का जब उन्होंने देखा
तब फिर शाहू महाराज ने सोचा कि इसके ऊपर मुझे कुछ करना चाहिए, ये गलत है, ये निसर्ग के खिलाफ है। तो फिर उन्होंने सोचा, और राजश्री शाहू महाराज क्यों उनको फिलोसोफर कहते हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले चोरी कौन सा वर्ग करता है? किसी को शौक तो नहीं है चोरी करने का, तो चोरी क्यों करते? चोरी का कारण है, चोरी का कारण असमानता है, चोरी का कारण उनके पास साधन नहीं है खुद का उद्धार निर्वाह करने के लिए। तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट करने का मेरे हिसाब से पहला काम छत्रपति शाहू महाराज ने एटलीस्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से किया। जिनको गुनहगारों को गुनहगार बताया जाता था, छत्रपति शाहू महाराज ने गुनहगारों में इंसान देखा, और उस इंसानियत को तवज्जो देते हुए उनकी इंसानियत को लगने वाले जो भी उनकी चिंताएं थी उनको दूर करने के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने यहाँ के जो क्रिमिनल ट्राइब्स, गुनहगार जमातियां थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और केवल किया ही नहीं, समाज में एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। कामले का उदाहरण तो हमको पता है। जब शाहू महाराज बाहर थे तो वहां के उनके एक सबॉर्डिनेट ने कामले नाम के महार को मारा, बहुत पीटा। जब उसको पता चला तो शाहू महाराज ने उसको फिर मारा और फिर बोला कि तू एक काम कर, यहां पर तेरे साथ जातिवाद होगा, तो जाके व्यवसाय कर, हमको कहानी पता है। ना केवल सिर्फ चाय का ठेला बना के दिया, बल्कि वहां जाकर खुद चाय भी पी और लोगों को उकसाया। उसी तरह से गुनहगार जमातियों के बारे में जब काम की बात आई तो शाहू महाराज ने केवल बोला नहीं, उनको साथ में बिठाया, उनके साथ खाया और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज दिया। और मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब सहभोजन यह क्रांति मानी जाती थी। 1920 में एक राजा एक गुनहगार जमातियों के साथ में बैठकर खाना खा रहा है और उनकी उन्नति की बात कर रहा है। उसी का कारण हमको देखा जाता है कि छत्रपति शाहू महाराज का काम इतना बड़ा होता है कि शाहू महाराज यहाँ से कानपुर में जाकर भाषण देते हैं, कुर्मी समाज उनको ऑनर करता है। 1995 में बसपा की सरकार आती है और कानपुर के विद्यापीठ को छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी घोषित करती है। यहाँ की सामाजिक क्रांति भारत भर में फैलती है और वहां के लोग भी उसको बहुत ही अपनी तरीके से एक्नॉलेज करते हैं। अब जब जमातियों के बारे में सोच रहे थे तो शाहू महाराज ने बहुत बड़ा उसमें खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इनकी जो गुलामी है वो केवल गुलामी नहीं है, गुलामी से भी बदतर है। गुलामी से बदतर कैसी क्या? तो वो बताते हैं कि अगर किसी ने भी गुनाह किया हो, किसी ने भी गुनाह किया हो तो उसको पकड़कर तुमने सजा देनी चाहिए। पर इसमें ऐसा होता है किसी और ने गुनाह किया हो, किसी और को सजा दी जाती है, और वो सजा इसके लिए दी जाती है क्योंकि उनको कोई और नहीं मिलता है। और चूंकि ये समाज का एक स्टीरियोटाइप बन गया था, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई थी, आज भी ऐसे बहुत से क्रिमिनल ट्राइब के जो लोग जो डीनोटिफाइड हो चुके हैं, उनके समाज के ऊपर आज भी उसी तरह का भारत के पुलिसों द्वारा अत्याचार किया जाता है। किधर भी होता है तो पारदेजा पोराला पकड़ा या वो कास्ट के बच्चे को पकड़ो, आज भी उस तरह की मेंटालिटी होती है। पर हमारे पास शाहू महाराज जैसे राज्य करने वाले प्रतिनिधि नहीं है जो उनके साथ जाकर उनके समझ को, उनके समाज को समझेंगे और उनके साथ काम अपने कंधों से कंधे मिलाकर करेंगे। पर ये गुलामी से बेकार क्यों है? तो शाहू महाराज कहते हैं आबरू का सवाल है। तुम बार बार किसी को जलील नहीं कर सकते उसको गुनहगार बोल बोल के। अगर किसी की आबरू के ऊपर आप डाल रहे हो, उसको अगर जलील कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के अंदर का जो आत्मविश्वास है वो खत्म होता है। और बिना आत्मविश्वासी व्यक्ति को फिर अगर समाज में तैयार करना है तो वो एक समाज ढीला समाज होता है। तो शाहू महाराज का जो कंसेप्ट है वो शाहू महाराज का कंसेप्ट समाज को बनाने वाला है, ना कि समाज को तोड़ने वाला है। और इसके लिए शाहू महाराज एक सोशोलॉजिस्ट के दूरबीन से समाज की परेशानियों को देखते हैं। इसी तरह से उनका समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का भी हमको बहुत अच्छी तरीके से इस मामले में परिचय होता है। अब शाहू महाराज के आगे बारे में वो कहने लगते हैं, दो पोस्ट थी, कुलकर्णी और पाटिल। ये दो पोस्ट थी जो पहले से चली आ रही थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, पाटिल जो थी, पाटिल कोई भी जात के थे, कुणबी समाज के थे, बाकी स्टेटस फिर उसकी बनती गई।
उसके बाद देशमुख है, बाकी जो पोजीशंस बनते गए। अब शाहू महाराज कहते हैं कि कुलकर्णी का कुछ करना पड़ेगा, और क्योंकि कुलकर्णी जो थे अनेक गांव के मालक थे, वो जुल्म करते थे, जोर जबरदस्ती करते थे, और वतनदार के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वो कहते हैं कि कुलकर्णियों का कुछ करना चाहिए, क्योंकि इनके जाति के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो प्रशासन में भी है और बाकी चीजों में भी है। कुलकर्णी के बारे में अगर हम समाज का इतिहास पढ़े तो कुलकर्णियों ने जितना अत्याचार अन्याय किया है उनके वसूली के मामले में, ये बहुत भीषण है। और पाटिलों के बारे में जहां तक बात आई तो वो कहते हैं कि पाटिल का रहना इसके लिए जरूरी है कि गांव का कस्टोडियन है, और पाटिल एक जाति का नहीं होना चाहिए, पाटिल अनेक जातियों का होना चाहिए। और आज भी बहुत सारे गांव में, पश्चिम महाराष्ट्र में हमको देखते हैं कि पाटिल एक गांव का नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा एक ही था कि अगर तुमको समाज में बदलाव लाना है तो जो पुराने स्ट्रक्चर है, जो पुरानी नीतियां हैं, उसको सुधार कर या तो उसको खत्म करो, या अगर उसको चलाना है तो उसके अंदर ऐसी सुधारणाएं करो जो समाज के हित में हो। इसके लिए जब वो अछूतों के कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं तो छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं कि हर जाति का एक प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। ये छत्रपति शाहू महाराज कह रहे हैं। वही भाषण में, बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में जो भाषण हुआ उसमें वो कहते हैं कि अगर आप पंछियों को देखोगे तो पंछियों का भी एक लीडर होता है, उसके पीछे सब जाते उड़ते समय देखते हैं, हर पंछी का अपना अपना एक लीडर होता है। तो यहां के अस्पृश्य समाज में उनके प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, इसके बारे में वो सुझाव देते हैं कि अगर तुम जानवरों की तरह बनोगे तो जानवरों का प्रतिनिधि कसाई होता है, तुमको पंछियों की तरह उड़ना होगा, तुमको तुम्हारा खुद का प्रतिनिधि ढूंढना होगा। और उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर आपको आपका प्रतिनिधि ढूंढना है तो बाबा साहब के अलावा आपको नहीं दिखेगा। पर वो बाबा साहब के जितने प्रेमी थे उतने ही बाबा साहब के समीक्षक भी थे। बाबा साहब अंबेडकर को वो समीक्षा के दृष्टिकोण से देखते थे, क्योंकि ये होता है कमराडरी। बाबा साहब को बताते थे कि बाबा साहब की जिस तरह से काम की करने की उनकी प्रणाली उनको अच्छी लगती थी, पर वो चाहते थे कि इसके अंदर और जोरों से वो उतरे। और बाबा साहब उस जमाने में अपने तरीके से काम कर रहे थे, और उसके वजह से उन्होंने बाबा साहब के अंदर की जो उनको लगी, उन्होंने कहा कि मुझे माफ करो, मैं निंदा कर रहा हूं, पर यह जरूरी है, मुझे बताना जरूरी है। और यह होता है एक प्रेम का स्वभाव, जिसके अंदर केवल भक्ति पूजा नहीं करते हो बल्कि बाकी की पूजा भी करते हो, जो विचारों की पूजा होती है। अभी मैं आपको जाते जाते पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस लोगों के उस जमाने में आए उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। जब शाहू महाराज ये काम कर रहे थे तो ब्रिटिश प्रशासन में उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ। शाहू महाराज और आगे काम करने के लिए लगे थे। दूसरे मराठा राजा सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश थे, ये दो मराठा राजा थे जिन्होंने अछूतों की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाई। न केवल स्कॉलरशिप दी पर उनको सम्मान दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं लंदन में, तो बड़ौदा के नरेश राजा सयाजीराव गायकवाड़ वहां पर डॉक्टर अंबेडकर को बोलते हैं, मेरे को आपके ऑनर में एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करना है। उसकी खबर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में छप के आती है कि हाई प्रिंसेस और एक लोअर कास्ट के लिए उसने डिनर ऑर्गेनाइज किया है। तो ये जो समानता का जो मैसेज हमारे समाज में मिला है, आज की घड़ी में अगर हम देखते हैं तो काफी चिंता का विषय बना है। हमारे समाज में अंधश्रद्धा इतनी फैली है कि भगवान बाबा बुआ के अलावा हमारे समाज में न जाने उनका अस्तित्व नहीं है। अगर हमारे समाज को तर्क के मार्ग पर चलना है तो इस विषय को विशेषकर युवाओं को सोचना होगा। कोई भगवान आपका भला करने वाला नहीं है। आपका अगर भला होगा तो आपका भला खुद ही से होगा। पर यह भी जरूरी है, आपको अगर आपका अध्यात्म कहता है, पर अपना अध्यात्म उच्च नीचता सिखाता है। अगर अध्यात्म आपका समानता सिखाता है तो अध्यात्म की कोई एक प्रणाली होती है, उसका स्वीकार करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर अगर हम अनेक दृष्टिकोणों से विषय को समझे तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा से आज भारत भर में मूवमेंट में फैली है, दक्षिण से पेरियार है, श्री नारायण गुरु केरला से है, और ऐसे करते 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 नॉर्थ इंडिया के अनेक मूवमेंट से जुड़ी हुई एक नई बहुजन कल्पना तैयार हो चुकी है। पर बहुजनों को जो चाहिए मार्गदर्शन उस तरह से नहीं मिलता है। इसके लिए आंदोलन में बहुत से टाइम्स कठिनाइयां होती है, क्योंकि किसी का भगवान किसी का दुश्मन होता है, किसी का अध्यात्म किसी का कारण होता है। इसके लिए अगर हमको इसके आगे जाना होगा तो मुझे लगता है अपने समाज में, विशेषकर यहाँ पर बैठे हुए जो सीनियर लोग हैं या जो अभी माताएं हैं जो अपने बच्चों के साथ आई है, जो यहाँ के पिता हैं अपने बच्चों के साथ आए हैं, अपने बच्चों को अपने कास्ट के बारे में बताओ, उनको अंधेरे में मत रखो, क्योंकि कास्ट आज नहीं बताओगे, कल कोई और बता देगा, और जो बताने वाला है वो सम्मान से नहीं बताएगा, वो घृणा से बताएगा, और वो तुम्हारे बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास छीनने की कोशिश करेगा। तो अभी से आप अपने बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास बताओ, अपने महापुरुषों को, महानायिकाओं के बारे में बताओ। अगर वो बच्चा पढ़ेगा, उसके बारे में सुनेगा, उसके अंदर का आत्मविश्वास इतना अच्छा बनेगा, जब वो अपने आप को समाज के अंदर वर्तन करेगा, जब समाज में चयन करेगा, तब उसके पास जितना चाहिए आत्मविश्वास होगा ही, पर साथ साथ वो हमारे समाज का योग्य प्रतिनिधित्व भी करेगा। आज के युग में ऐसा होता है कि समाज के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो अनपढ़ बच्चे, समाज के बारे में अनपढ़ हुए बच्चे वहां पर मार खा जाते हैं, और अपने समाज की हुई बुराइयों के बारे में उसको सेकेंड हैंड करके बोल देते कि अच्छा हुआ। अपने समाज के बारे में, अपने समाज के हकों के बारे में जब भी बात आती है, वो वहां पर अपने समाज का एम्बेसडर है, पर वो वहां पे समाज का कल्प्रिट बन जाता है, क्योंकि हमने उनके अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं दिया। तो तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते होंगे, अच्छे इंग्लिश मीडियम में जाते होंगे, अच्छे ट्यूशनों में जाते होंगे, उसके साथ साथ अच्छे सामाजिक संस्थानों में भी उनको भेजो। उस सामाजिक संस्थानों से उनको ज्ञान मिलेगा और उसी ज्ञान का फल स्वरूप वो आगे कुछ कर पाएंगे। मेरे पिताजी मुझे बचपन में बामसेफ के मीटिंग्स में ले जाते थे। तो ये नॉर्मल है कि जब बच्चा ये महापुरुषों के नाम सुनते बड़ा होता है तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो हमारे पास जो मराठी में न्यूनगंड कहते हैं, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं देखता है, वो उसको अपने आत्मसम्मान, आपके टैलेंट, आपके जो होने वाले हुनर के रूप में देखता है। आज हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, सबसे पहला सवाल उनको पूछा जाता है कि तुम मेरिट वाले नहीं हो, तुम आरक्षण वाले हो, अगर आरक्षण वाले हो तो तुम मेरिट वाले नहीं हो, मेरिट वाले नहीं हो तो तुम यहाँ पर नालायक हो, और नालायक हो तो तुमने मेरी जगह ली है, इसके लिए जिंदगी में कुछ भी करोगे तो तुमको मेरा पाप लगेगा। और वो बच्चा पापी जीता है। समाज के अंदर अगर हमको हमारा समाज बनाना है तो समाज के अंदर हमको सामाजिक चेतना तैयार करनी होगी, और हमारे बच्चों को बचपन से बोला जाएगा, बताया जाएगा, हमारे महानायक और महानायकों की कहानियों के बारे में बताया जाएगा, तब वो बखूबी अपने इतिहास को समझेगा। ऐसा बच्चा बताओ जब वो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के बारे में सुनेगा और उसके अंदर का सम्मान जागा ना हो। इतना बड़ा राजा उस जमाने में न केवल यहाँ के पिछड़ों के लिए काम करता है, बल्कि महिलाओं के लिए भी काम करता है, शिक्षा के लिए काम करता है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए काम करता है, फ्री एजुकेशन के लिए काम करता है। ऐसा राजा मेरे समाज में होके गया। उस राजा के विचारों की मैं नस्ल हूं, बोलने वाली संतानें हमको तैयार करनी है। जब तक ये संतानें तैयार नहीं होगी, ये तुम्हारे आंदोलन का असफलता होगी। मुझे पाटिल साहब का बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपनी 21 साल की बेटी को बोला कि बेटी तू भी उतर। बेटी को तैयार किया, ना केवल माउथ पीस बने बल्कि फैमिली पीस बने। इसी तरह से आंदोलन हमारा समाज का चलता है, और उसके लिए तुमको सामाजिक जो डिस्कोर्स है, सामाजिक कॉन्शियसनेस है, सामाजिक चेतना है, उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करना होगा। उसके लिए सामाजिक संगठनों में जाना होगा। घर बैठे बैठे ये चीजें नहीं मिलेगी। यहाँ पर जितने जितने सामाजिक संगठन हैं उसके साथ जुड़ो, उनके मीटिंगों में जाओ, उनके नए नए भाषण होते, उनकी पुस्तिकाएं पढ़ो, उनके पैम्फलेट पढ़ो, उनके अनेक होने वाले डिस्कोर्स पढ़ो, आंदोलनों में जाओ,
वहां से तैयार होते हैं इंटेलेक्चुअल, पुस्तकों से तैयार होते हैं वेदोक्त ब्राह्मण। और ये पुस्तकों से बोलने वाले कौन लोग हैं? हमारे समाज में जैसा गधों को तैयार किया जाता है, वैसा कॉलेजों में, ट्यूशनों में बच्चों को तैयार किया जाता है। ये ब्राह्मणिकल वैदिक कंसेप्ट है। क्या है? हम सब वही स्कूल सिस्टम से गए हैं। एग्जाम के पहले क्या करना पड़ता है? रट्टा मारना पड़ता है। ये कितनी अनैसर्गिक, डॉक्टर लोग तो बता सकेंगे। ये कॉग्निटिव मोशन जो है तुम्हारा, आप अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके स्मरण शक्ति के आधार पर आपकी गुणवत्ता बताई जाती है। यह कितनी मूर्ख वाली कल्पना है। पर जो वेद पढ़कर बचपन से ही घोकम पट्टी कर रहा है, उसको तो वो घोकम पट्टी करने का दूसरा अध्याय, वो तो एक्सेलेंट ही करेगा। पर अगर उसके अंदर हम प्रैक्टिकल्स लाएंगे, अनुभव लाएंगे, रीजनिंग लाएंगे और बाकी कॉग्निटिव मेथड से टेस्ट करेंगे, तो बहुजन समाज के बच्चे बिल्कुल नंबर 1 पर जाएंगे। पर आज जो हो रहा है, हमारे बच्चों को नया ब्राह्मण बनने की शिक्षण प्रणाली बन गई है। घोकम पट्टी करो। अब कल फर्ज करो मैंने घोकम पट्टी कर दिया, मैं लॉयर वैसी बना घोकम पट्टी करके इंडिया में। अब जब मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ लिया, अब कल एग्जाम है, एग्जाम 9 बजे है, फ्रेश 7 बजे उठा, हालांकि 3 बजे सोया, पर घोकम पट्टी करके तैयार हो गया। 9 बजे एग्जाम है, 7 बजे उठा, खाना ऐसी खाया, बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह, ताकि बोला जाता है दिमाग अच्छा रहेगा। एग्जाम के पहले मेरा सर दर्द शुरू हुआ। अब क्या होगा? मेरा सर दर्द दे रहा है। जितना भी मैंने स्मरण किया था वो तो विस्मरण हो गया, यानी बाकी चीजें मेरे से तराशी नहीं गई। हमारे पास वाइवा को सिर्फ एक पेपर होता है, बाकी थियरी के पेपर होते हैं। और वो थियरी तुम्हारे रीजनिंग को टेस्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे एनालिसिस को टेस्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी को टेस्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे अंदर की मेहनत को टेस्ट नहीं कर रही है, केवल तुम्हारे स्मरण शक्ति को टेस्ट कर रही है। स्मरण शक्ति आपके पास शायद पता नहीं, हमारे पास पन्ना लाल हुआ करता था। पन्ना लाल यानी नुमाइश में आने वाला गधा। उसको अगर बार बार बोल दो तो उसी तरह से वो एक्ट करता था। अगर आप तोते को लेके आओगे, तोते के सामने एक शब्द बार बार बोलोगे, तोता भी वो बोलने लगता है। हमारे समाज में उसी तरह से फिर वो समाज के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बनकर तोता और गधा ही बनते हैं। इसके लिए भारत की विद्यापीठों की रैंकिंग टॉप 100 में, टॉप 200 में नहीं है। इतने बड़े बड़े खुद को IIT IIM बोलने वाले संस्थान, इतने मुश्किल से एडमिशन लेने वाले संस्थान, इनकी औकात ही नहीं है टॉप 200 में जाए। स्विट्जरलैंड जैसा छोटा देश है साहब, स्विट्जरलैंड भी है, सिंगापुर भी है, छोटे देश है। सिंगापुर में कभी जाओगे तो देखोगे छोटा आइलैंड देश है। सिंगापुर के जैसे देश में वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटीज होती है। उनकी जनसंख्या मात्र 10 लाख से कम होगी। हमारी तो जब हम खुद को कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे करना है, तुम्हारी शिक्षा प्रणाली तुमको वर्ल्ड क्लास लीडर बनने के लिए तैयार ही नहीं कर रही है। इसके लिए मैंने बहुजन समाज के बच्चों को तैयार किया और बोला कि फॉरेन में जाओ, फॉरेन में जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पे जाके अपना झंडा गाड़ो और वहां से बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े बिजनेस पीपल बन के आओ, ताकि फिर समाज में आके उसी तरह का तुम जो तुम्हारा ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, जो तुम्हारा ज्ञान है, समाज में तुम ला सके। इसी की वजह से हमारे बहुजन समाज के बहुत लोग आज भी जाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। भारत की परिस्थिति ऐसी क्यों बनी, इसके लिए जिम्मेवारी हमको उस
नींव में देखनी होगी, जहां पर जब जब बहुजन समाज के बच्चों को बच्चियों को शिक्षा या बाकी सुविधाएं मिली, उनको किस तरह से उनके अंदर के टैलेंट को खत्म किया जाए, उसके ऊपर बार बार पहल चली। जिस समाज में प्रतिनिधित्व नहीं है वो समाज आगे बढ़ नहीं सकता। एक ही व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं ट्रक भी चलाऊंगा, मैं एरोप्लेन भी चलाऊंगा, मैं जहाज भी चलाऊंगा और मैं कार्यक्रम भी चलाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग गुणवत्ता होती है और गुणवत्ता का कारण डाइवर्सिटी है। समाज के अंदर अनेक लोगों के अनेक गुण होते, अनेक गुण मिलकर एक अच्छा संस्थान बनता है। चंद्रयान तीसरी बार भेजा, पहले भी भेजा, जाने के पहले क्या किया, तिरुपति को लेके गए। अब अगर वैज्ञानिक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भरोसा करके भगवान के पास जा रहा है, चंद्रयान 2 के पहले गए, भगवान के भरोसे गए, चंद्रयान 2 का क्या हुआ, चंद्रयान 2 का भगवान हो गया, फेल हो गया। अब ये मूर्ख कह रहे हैं चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने जा रहा है क्योंकि वो आरक्षण नहीं है, 2 बार फेल हुआ मतलब तुम्हारी वजह से ही हुआ। तो जब सक्सेस होता है तो हमारे वजह से, फेलियर होता है तो तुम्हारे वजह से। और इस तरह का प्रोपेगेंडा ये समाज हमारे बच्चों बच्चियों में डाल रहा है। हमको इसका बहुत पुरजोर विरोध करना होगा। अब विरोध करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, और साधने भी है तो भावुक रूप से देखी जाती है। हमारे पास हमको लगा हुआ रोग जो है वो सेलिब्रिटी कल्चर और स्पोर्ट्स और सिनेमा है। हमारे पास जो लोग इंस्पिरेशन उनके कौन है, बच्चों के कौन है। मैं आज हैदराबाद से एयरपोर्ट में आ रहा था तो वो बेचारा लड़का धोनी और कुछ बाकी लोगों के वीडियोस देख रहा था। अब उसका वो आइडल है और वो बेचारा जा रहा है किधर, उसके युवा है, किसी के सचिन तेंदुलकर था, हमारे जमाने में सचिन तेंदुलकर था, किसी का हीरो ये वो सिस्टम है। ऐसा समाज जो ये सेकंड क्लास थिंकर्स के सामने कैसा बन पाएगा। ये सेलिब्रिटीज जो तुम्हारे आइकॉन बनते फिर रहे, उनकी तस्वीरें हम दीवारों पे लगा रहे, उनके फिल्मों के नाम को लेकर हम जाकर फिल्में देख रहे, क्रिकेट रहा तो क्रिकेट को जाकर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर पैसे डाल रहे हैं। ऐसे लोगों ने समाज के भले के लिए क्या किया, ऐसे लोगों की यादी आप बनाओ। तुम्हारे हकों की बात ये सेलिब्रिटी ने कब किया। तेरे को धोनी पसंद है, ठीक है, तेरे हक के बारे में इसने कभी कुछ काम किया? तेरे विरुद्ध चलने वाले प्रवाहों को इसने मदद की है, धर्म के माध्यम से, जाति के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, व्यवस्था में परिवर्तन लाने वालों के खिलाफ बोलकर या चुपचाप बैठकर। अगर तेरा हीरो शाहरुख खान है या रणबीर सिंह या जो भी है, उसने तेरे आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या किया? ऐसा देखकर तुझे क्या लगा कि मुझे अभी इस तरह से बनना चाहिए? अगर तुम्हारे नायकों का भी वो रोल करते हैं तो प्रोफेशनल रोल होता है, वो चले जाते हैं, उनकी तस्वीरें हमारे घरों में रहती है और वो करोड़पति बन जाते हैं। जब तक मेरा समाज ये चीजें समझ नहीं पाएगा तब तक वो एक जो परछाई है, जिसको पाप लगा है, उस परछाई का बहुत बड़ा नमूना बन के रहेंगे और उनके अंदर का आत्मसम्मान खत्म होता जाएगा। इसके लिए अगर आपको सच में सेलिब्रिटी बनने हैं तो हमारे नायक नायिका, ये इनसे अच्छे सेलिब्रिटी मुझे कहां दिखेंगे। और इनके लाइफ में सच में सेलिब्रिटी थे, सुपरस्टार लोग थे। महात्मा फुले तो देखो सुपरस्टार थे, सावित्रीबाई फुले सुपरस्टार थी, बाबा साहब सुपरस्टार थे, गाडगे महाराज सुपरस्टार थे। गांव में जाते लोग, अरे गाडगे महाराज आए क्या? सुपरस्टार सेलिब्रिटी थे भाई। शाहू महाराज राजा, राजा तो सेलिब्रिटी होता है। अन्ना भाऊ साठे रशिया में गए, बड़े बड़े उनके जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़े बड़े कविताएं लिखी, महाराष्ट्र के यूनिफिकेशन के ऊपर उनका बड़ा काम है। तो ऐसे मेरे स्टार्स, बिरसा मुंडा के ऊपर अभी फिल्म बनने जा रही है, ये सेलिब्रिटीज है हमारे। तुम क्यों टुचपुंजों की नकल करने लगे हो? अगर नकल ही करनी है तो तुम्हारे भविष्य के लिए जिसने काम किया उसको तुम्हारे समाज का सेलिब्रिटी बनाओ और उनके दिए हुए नक्शे कदम पर चलो,
तब समाज की चेतना एक अलग स्तर पर जाएगी। नहीं तो तुम भी जो है इसी सिस्टम के विक्टिम बनोगे, और विक्टिम जो होता है वो बदलाव लाने के लिए समय लेता है। जो पीड़ित है उसको पहले पीड़ा से बाहर निकलना होगा, पहले दुरुस्त होना होगा, फिर वो लड़ेगा। तुम विक्टिम बनो ही मत, पीड़ित बनो ही मत, पहले से ही सजग बनो, पहले से तैयार बनो। अब ये सेलिब्रिटीज भी क्या कर रहे हैं? अंडरवेयर बेच रहे हैं टीवी पर, सिगरेट बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं। कभी कोई सेलिब्रिटी ने अच्छी नैतिकता वाली एडवर्टाइजमेंट की, ऐसा देखे हो क्या? कोई भी सेलिब्रिटी ने यहां पर समाज में शांति हो, भाईचारा हो, उसके लिए एक्टिवली काम किया जिसको आप फॉलो करते हो? हर चीज आपको बेची जाती है, पानी से लेकर फोन से लेकर बालों के, इस तरह से उस तरह से। और जितनी भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये झूठी इंडस्ट्री है। ये आपके आंखों के ऊपर का बहुत बड़ा पर्दा है, और ये पर्दा आपको अंधकार में ले जा रहा है, और इसका पुरस्कार करने वाले सेलिब्रिटी है, यानी ये तुमको अंधकार में ढकेलने वाले गुनहगार हैं। उसका फायदा करके ले रहे हैं। उनके 2-2 मिनट के जाहिरात के करोड़ों करोड़ों मिलते हैं, और वो अपने बच्चों को बोलते मेरी एडवर्टाइज मत देख, जा अमेरिका में पढ़ गया। हमारे बहुजन समाज के लोगों को जिस तरह का नशा लगा दिया है, ये काफी चिंता का विषय है, और मुझे लगता है मेरे समाज में इसके ऊपर जानकारी होना बहुत ही गंभीर रूप से मुझे देखना होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के जनरेशन में है। अब इंस्टाग्राम में जब हम जी रहे हैं, हमको ये आधुनिक कैपिटलिज्म का सिद्धांत भी समझना होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, फिर भी हम विक्टिम बनते रहेंगे। हम हिस्टोरिकल विक्टिम थे, अभी हमको परमानेंट विक्टिम नहीं बनना है। परमानेंट विक्टिम नहीं बनने के लिए नए जो तंत्रों का उपयोग हो रहा है उसके खिलाफ हमारी जागृति होना जरूरी है। इंस्टाग्राम पे जब हम देखते हैं तो ये फिल्टर वाली जनरेशन है। इंस्टाग्राम के फिल्टर लेकर का तस्वीर निकालते हो, निकालनी भी है तो, यानी खुद की खूबसूरती को दबाने का एक तरीका यानी इंस्टाग्राम के फिल्टर्स है। वो अलग अलग कलर दे देते हैं चेहरे को, होंठ को, आपकी आंख अलग दिखती है। स्नैपचैट में भी वही है, अरे जैसे हो वैसे खूबसूरत हो, पर इंस्टाग्राम कह रहा है बदसूरत हो। दूसरा स्क्रॉल करते हो तो बताते हो ये लो तुम्हारे चेहरे के लिए क्रीम की एडवर्टाइजमेंट, ये लगाओ, बदसूरती से खूबसूरती बनो। इंस्टाग्राम ऐप आपको बदसूरत बोल रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसका प्रतिकार नहीं कर रहे, उसका विरोध नहीं कर रहे। जब तक ये स्व प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी तब तक ऐसे धंधे चलते रहेंगे। ट्विटर का बहुत बड़ा उदाहरण देखो। ट्विटर इलॉन मस्क ने खरीदा। इलॉन मस्क खरीदने के पहले बोला जितने भी बॉट से एडवर्टाइजमेंट है इसको मैं कम करूंगा। 2 महीने क्या, तीसरे महीने ट्विटर खोलो तो पूरा गंदगी फैला हुआ है। वो तो अपने फायदे की देख रहा है। हमने जब भी यहां पर पूंजीवाद का संबंध आया उसको हमेशा से हमने अपने तर्क से समझना चाहिए, आंख बंद करके उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। आज की आधुनिक तंत्रज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया है, चैट जीपीटी जैसे नए तंत्रज्ञान आ गए हैं जो आपको पूरा लिख के ही दे रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने फिल्मों की स्क्रिप्ट बना दी है। ये नया तंत्रज्ञान आ रहा है, इसके लिए आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप कोई भी वोकेशन में हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है उसके अंदर आप शील और नैतिकता कैसे लाते हो। आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप चाहे प्रोफेसर हो, कोई भी प्रोफेशन के हो, आपको यह समझना होगा आप आपके समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप आपके माँ बाप, आपके पुरखों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। जब कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा या देखेगी उसके अंदर यह मैसेज जाना चाहिए ऐसे समाज के लोग होते हैं, इतने ईमानदार, इतने साफ सुथरे, इतने बलशाली है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। हमारे आज में जो कट प्रैक्टिसेस चलती है, अनेक तरह के प्रोफेशन चलते हैं, डॉक्टरी व्यवसाय तो काफी खतरनाक है कि लोग डरते हैं कि हॉस्पिटल में जाने से। और मुझे पता चला
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी गंदी इंडस्ट्री है, उसके जो रिटेलिंग है, रिटेलिंग मार्जिन वो वहां का मेडिकल वाला खा जाता है। मैं परसों के दिन नांदेड़ में कुछ हमारे सोशलिस्ट डॉक्टर थे, उनके साथ बैठा था। उन्होंने मुझे एक सिरिंज लाके बताई। उन्होंने बताया ये कितने की है, उसके ऊपर एमआरपी लिखा था 180 या कुछ रुपए। उन्होंने बोला हमने इसको 5 रुपए में खरीदा। 5 रुपए का सिरिंज उनको मिलता है, 180 का एमआरपी लगा के बेचते हैं। ऐसे कितने दवाइयां और गोलियों ना मिलने के कारण कितने लोगों की जान गई हो। और यह है पूंजीवाद जो तुमको बताता है कि फायदा बनाओ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, सरकार ने प्राइस बनाई है, इसके हमारा कोई नियंत्रण नहीं। 5 रुपए की चीज 180 में अगर बेची जाती हो तो आप देखो जो तुमको लगने वाले दवाइयां हैं, जो बहुत सीरियस इलनेस को लगती है, अगर उसका पैसा आपके पास ना हो तो आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके बेटे की वहां हत्या हुई है। हमारे ही परिवार में देखो पैसे ना होने के कारण कितने लोगों की जान गई है। इसके लिए मैं तो अपेक्षा करता हूं और मुझे लगता है कि बहुजन मेडिकल एसोसिएशन ऐसे कुप्रथा को बंद करने के लिए, क्योंकि शाहू महाराज के नाम से अगर हम मिल रहे हैं तो सोशल जस्टिस ही उनका विजन होना चाहिए और उसको आगे ही लेकर जब तक समाज में हम एकता नहीं लाएंगे तब तक इस मार्ग में काम नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज भारत की परिस्थिति में देखे, महाराष्ट्र की देखे, तो कौन किसका है पता ही नहीं चल रहा है। और यह है कैरेक्टर पॉलिटिक्स का। हमको अभी भी पता नहीं है कि अजित पवार को शरद पवार ने भेजा या नहीं है। और हमको इतना मूर्ख बनाया जा रहा है, इसके लिए चिंतन का विषय है। मोदी सरकार ने, अब मोदी अमेरिका में गए भारत के निवेश के लिए, भारत का प्रधानमंत्री भारत के निवेश के लिए अमेरिका जाता है, निवेश गुजरात में लाके छोड़ देता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे, ये गुजरात के धनिकों के पास गए हैं। गुजरात में इंफॉर्मेशन वो सिटी बनाई है, एजुकेशन हब बनाए हैं, बाकी चीजें इन्वेस्टर्स का उन्होंने बनाया है। कभी कभी मुझे लगता है मोदी जी को गुजरात का सीएम बनने में खुशी है, प्रधानमंत्री शायद एक्सीडेंट में बन गए होंगे। अपने राज्य से इतना प्रेम वो राज्य का सीएम भी ना करता हो जितना भारत का पीएम अपने राज्य से करता है। और ये खुलेआम है, ये खुलेआम है। अडानी के नाम पर राहुल गांधी को निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। इतना उनका स्वधर्म स्वजातीय प्रेम है। और इसको आपको कास्ट एंगल से ही समझना होगा। अगर दूसरा एंगल लाने की कोशिश करोगे तो शायद समझने में हिचकिचाहट होगी। इसमें पॉलिटिक्स भी है, पर इसमें जातीय वर्चस्व की कल्पना है। जो जातीय वर्चस्व हमको आज के न्यू लिबरलाइजेशन में मिला है, वो न्यू लिबरलाइजेशन यानी प्योर प्राइवेटाइजेशन है। हमारे बहुजन समाज के लोग जब तक प्राइवेटाइजेशन, जब तक आर्थिक उनके ऊपर होने वाले हानि को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते, तब तक उनके सामाजिक उन्नति का कोई रास्ता दिखने वाला नहीं है। हम सामाजिक मुद्दों पर जरूर बात करेंगे, पर समाज के साथ साथ आर्थिक मुद्दों को हमको देखना होगा। आर्थिक मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं और हम सोच रहे हैं यहां का पूंजीवाद हमको मुक्ति दिलाएगा। मुक्ति दिलाने में असफल रहा है। पूंजीवाद आया तो तुमको जहां पर नौकरी लगनी थी, सरकारी लगनी थी, आज वो 12,000 में कोई कंपनी में जेरोक्स मार रहा है या हॉस्पिटल के बाहर गार्ड बल के खड़ा है। ये जो जिम्मेदारियां थी, एक बाप झारखंड से जाता है बॉम्बे में नौकरी के लिए, 2-3 बच्चे होते हैं उसके, उसको मात्र 15,000 मिलता है और वो 15,000 में रह भी नहीं पाता है, खा भी नहीं पाता है। उसी छोटे मकान में रहता है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड करता है, उसके बच्चे वहां भूखे हैं। ये अगर प्राइवेटाइजेशन और आज की पूंजीवाद दिया है तो सबसे बड़ा घात बहुजन समाज के लोगों ने इस विषय पर करना चाहिए। अगर इस विषय पर ध्यान देना है तो हमको हमारे विषयों का स्कोप बढ़ाना होगा। हम समाजीय व्यवस्था को हम अपना चिकित्सक रूप से देखते, उसकी समीक्षा करते। आर्थिक उन्नति और आर्थिक विमर्श जब तक आपका केंद्र नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही तुम्हारे समाज के लोग गरीब होते रहेंगे और जब गरीबी बढ़ेगी
तो गरीबी बढ़ने से दुरावा होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा उससे जो छत्रपति शाहू महाराज कह के गए थे कि जिनके पास साधन नहीं है तो करेंगे क्या, तो हिंसा होगी, और हिंसा होगी सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है। आरक्षण को मामले को लेकर बहुजन समाज के लोग जुड़ते हैं, पर यहाँ पर जो आर्थिक नीतियों को लेकर जितना जुड़ना चाहिए वो हमने कम्युनिस्टों को दे दिया, तुम ही करो भाई, हमारा कुछ लेना देना नहीं। यह बहुत बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आज मैंने सुबह जाना कि आदिवासी लोगों की जमीनें हैं जहाँ पर आयरन ओर, जहाँ पोलाद मिला है, वहाँ लोह मिला है, वहाँ पर आदिवासियों को अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको नक्सलाइट बोल देते, नक्सलाइट बोल देते तो सब लोग चिड़ी चुप सब निकल जाते हैं। वहां पर बड़े बड़े 4-5 कंपनियां जो तुम्हारे पे ऊपर सालों से जुर्म कर रही है उनको हमने फिर परमिशन दी। ऐसा ही होते जाएगा। सरकार तुमको जुर्म एक क्रिमिनल बनाने के पीछे तैयार है। तुम थोड़ा भी आगाज करते हो तो तुमको नक्सलाइट, टेररिस्ट या मुसलमान होगा तो उसको जिहादी बोलकर उसको कोने में ढकेल दिया जाता है। उसके हकों की बात जब भी करने लगता है उसको इस तरह की गाली देकर देशद्रोह का काम किया जाता है। छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं समाज के विरुद्ध काम करने का मकसद देशद्रोही का होता है, ट्रीजन का है। भारत सरकार अगर छत्रपति शाहू महाराज के बारे में देखती है, या भारत सरकार ही नहीं कोई भी सरकार आके गई हो, उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के मामले में देशद्रोह का काम किया है। जो यहाँ के लोगों के, यहाँ के मूल निवासियों को जब उन्होंने नक्सलाइट, टेररिस्ट, जिहादी बोल दिया तब उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के डिक्शनरी से देशद्रोह का काम किया है। पर उनको देशद्रोही बोलने के पहले हमको ही देशद्रोही बोला जाता है और यहां पर हमारी चिंता चले जाती है हम कितने राष्ट्रभक्त हैं। हमारे पुरखों का राष्ट्र है भाई, इसके अलावा हमारे पास पर्याय भी नहीं है, यही हमारा राष्ट्र है और हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां कहा था, आर्य की औलाद आए हो तुम चुपचाप रहो, ये हम हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं। ये कल्पना को मेरे जब तक समाज में नहीं जाएंगे तब तक हमको आने वाले विषयों को समझ में नहीं आएगा। जहां पर भी आपको समाज के बारे में अगली बार आपको मैं एडवाइस देना चाहता हूं, जहां पर भी प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा आया, बहुजन समाज के लोगों ने सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। बहुजन समाज की पार्टियों ने सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। पर जहां पर भी आर्थिक मुक्ति की बात आई, बहुजन समाज के लोग वहां केवल जाति के दृष्टिकोण में बंद करने का देखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं मीडिया में जाता हूं, बाकी लोगों में जाता हूं, जब भी मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूं वो बोलते हैं आप सिर्फ जाति के बारे में बोलो। मैं बोलता हूं ठीक है, जाता हूं और उनके बारे में बोल के आ जाता हूं। ये स्ट्रैटेजी हमको अभी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आर्थिक उन्नति का प्रोग्राम हमारे मन में नहीं रहा, बहुत से समय हमारे लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक उन्नति करने तो बिजनेसमैन बनो, इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। ये जो कल्पना है ये अच्छी है, पर कितने बनेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट? सब इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, कितने बनेंगे बिजनेसमैन? स्ट्रक्चर को बदलना है, स्ट्रक्चर में एडजस्ट नहीं होना है। स्ट्रक्चर को बदलने का जो डेटाबेस है, वो फाउंडेशन है, वो भारत का संविधान देता है। भारत के संविधान को अगर इस तरह से हम समझ नहीं पाए तो केवल 26 जनवरी को हम साथ में मिलते रहेंगे, संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते रहेंगे और ये भूलते जाएंगे कि हमारे ही समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं सबसे बड़े इस समाज के विक्टिम हैं। संविधान होने के बावजूद भी अगर उनके ऊपर जुर्म हो रहा है तो आपको सोचने की अभी बारी है। सिर्फ गुणगान गाते भक्ति करनी है या उसके अंदर दिए हुए प्रोग्राम का चयन करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा मकसद आपके अंदर आत्मविश्वास तैयार करना है। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके अंदर का जो जुनून है वो जिंदा रहे। आप कृपया करके कोई भी भावुक चीजों के ऊपर ना जाए। अगर किसी ने कुछ बात कही डॉक्टर साहब और आपको अच्छी नहीं लगी तो हम इमीडिएटली हमारे ही लोगों को बोलते हैं ये RSS से आया है या ये विरोधी गठ से आया है। हमारे पास जिसने भी नए विचार रखे उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्म किया जाता है, उसको ही हमारे समाज का क्रिमिनल किया जाता है, उसको ही उसके ऊपर ही बहिष्कार डाला जाता है, उसको ही बोला जाता है कि ये हमारे समाज का नहीं है, क्योंकि एक ऑर्थोडॉक्स विचार बना है। बहुजन विचार ऑर्थोडॉक्स विचार नहीं है, बहुजन विचार ये उदार विचार है। ये छत्रपति शाहू महाराज के जीवन से हमको देखने को मिलता है। अगर वो उदार नहीं होते और वो ऑर्थोडॉक्स होते तो उन्होंने बहुजन ऑर्थोडॉक्सी बनाई होती। उन्होंने बहुजन ऑर्थोडॉक्सी नहीं बनाए, ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ लड़े। पर यहां पर जितने हक
और कानून बनाने थे वो लिबरल विचार से बने हैं। इसके लिए जहाँ जहाँ बहुजन चेतना, बहुजन राजनीति, बहुजन विमर्श की बात आती है, मेरे समाज के लोगों ने एटलीस्ट ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम जिंदगी में कुछ करें तो एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, नए विचारों का हमने स्वागत करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति एक विशिष्ट दृष्टिकोण से आ रहा है तो उसको इमीडिएटली मत बोलो कि ये कांग्रेसी है, ये फलाना है, ये डिमका है, ये भाजपा ही है। पहले विचार समझ के लो। हर विषय का एक इतिहास होता है और वो इतिहास में जब एक चिंतक बात करता है तो चिंतक को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का लेना देना नहीं रहना चाहिए। चिंतक को जो सही है वो बोलना चाहिए। अगर वो सही समाज को ठीक ना लगे तो उसको आप दोषी मत ठहराओ। ऐसा ही बहुत समाज के चिंतकों के साथ हुआ है। मैं आपको विनती कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि जो नए बन रहे विचारमंत, अगर उनमें आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन दिखती है तो थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा विषय को समझो। अगर आप उस सिचुएशन में उस पद पर होते तो आप किस तरह से उसको रिएक्ट करते। जब तक ये समझ आप में नहीं आएगी तब तक आप आपके समाज के नेतृत्व को खत्म करने का ही देखोगे। और जब उस नेतृत्व को समाज ही छोड़ देता है, उसको भी काम करना है, तो उसके पास पर्याय नहीं बचता है। बामसेफ और बसपा के जितने भी नेता थे वो छोड़कर अन्य पार्टियों में गए। आज एक चौहान समाज से, जो ओबीसी समाज है उत्तर प्रदेश का, वहाँ के 1995 में जो वहाँ के खासदार थे वो आज बीजेपी में गए हैं। तो ऐसे बहुत से समय कुछ एक्टिविटीज होती है, हमारे ही लोग दूसरी पार्टीज में जाने के लिए हम ही मजबूर करते हैं और इसके लिए हमको उसकी जिम्मेदारी लेना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज का प्रतिनिधित्व इस तरह से हो तो कांशीराम साहब कहते थे, न बिकने वाला समाज पहले तुम बनो। अगर तुम ना बिकने वाला समाज बनोगे तो तुम समाज को नहीं बेचोगे। पर हम अपेक्षा ऐसी करते हैं कि हमारा नेतृत्व जो है, नेतृत्व एक संत महात्मा हो। पॉलिटिक्स में संत महात्मा नहीं होते हैं, ये सब फ्रॉड होते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी के बारे में बताया है। तो हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं जो हम खुद भी वैसा ना करें। अगर आपको मौका दिया जाए पॉलिटिक्स लड़ने का तो आप भी उसी तरह से एडजस्ट करने का प्रयास करोगे। सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में फर्क है। भारत की आपकी सिचुएशन को देख के मुझे लगता है अभी किस पर भरोसा किया जाए इसके ऊपर हमको बहुत कम संदेह। पता नहीं किसके ऊपर भरोसा किया जाए, पता नहीं कल किसके पास जाए और हमको फिर बेइज्जत कर दे। तो सामाजिक आंदोलन से ही नए राजनीति का निर्माण होना चाहिए। ये सामाजिक जो राजनीति तैयार हो रही है इसमें से तुम नए लीडरशिप को तैयार करो। और जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स में अव्वल बनो, सामाजिक विमर्श भी अगर आप अच्छे रखते हो तो पॉलिटिक्स के लिए उपयोग हो सकता है। राजनीति को अपने सर पर मत बिठाओ, राजनीति को अपने पैर के नीचे रखो। जब वो पैर के नीचे रखोगे तुम राजा की तरह रहोगे। अभी हमने हमारे राजनेताओं को सर के ऊपर बिठा है तो कुछ भी किया तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उस तरह का हो, उस लीडर का मैं बनूं, उस लीडर का छोटा बनूं। आप डेमोक्रेसी में राजा हो, रानिया हो, और राजा रानी बनना है तो पॉलिटिक्स को उसी स्तर पर रखो जिस तरह से राजा रानी चयन करते हैं। उनको सर पे रखोगे तो पॉलिटिक्स के आप गुलाम बनोगे और गुलाम सोच वाले व्यक्ति इस व्यवस्था में बदलाव नहीं ला सकते हैं। आपको आने वाले साल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से आपको पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, बहुत प्रोपेगेंडा होंगे। कोई आपको कुछ बोल देगा कि ये व्यक्ति वैसा है तो भरोसा मत करो। फेसबुक एक साधन ऐसा बन गया है जो उस पर बेरोजगार और रिटायर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, जिनके पास ऐसे भी काम नहीं है और वो अपना विचार वहाँ पर रख रहे हैं। समाज में नेगेटिविटी फैलाने का बहुत बड़ा कुकर्म वो कर रहे हैं। तो कृपया करके फेसबुक के जानकारी पर भरोसा मत रखो, उसके ऊपर हुआ तो समय कम बिताओ। समाज के अंदर बनाना ही है तो एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करो। नेगेटिव तो समाज ऐसी मीडिया बता रहा है, ऐसी यहाँ के इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं, ऐसी सरकार बता रही है। जब तक वो नहीं होगा और अगर समाज का लीडर आपको कोई दिखा कि जो भटक गया है उसको हमेशा से कोशिश करो कि वापस लाया जाए। समाज ही लीडर बनाता है, लीडर समाज कभी नहीं बना सकता। इसके लिए आपके ऊपर जिम्मेवारी है। कितनी मेहनत से आप काम करोगे, कितने मेहनत से आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। अगर आप मसीहा के इंतजार में रुके हो तो मसीहा आने वाला नहीं है। अगर आप पैगंबर के इंतजार में रखे हो तो पैगंबर आने वाला नहीं है। आपको ही
आपके अंदर एक मसीहा तैयार करना होगा और आपके जितने भी दृष्टिकोण हैं, इतने लीडर बन गए हैं कि लीडरों की भीड़ है, लीडरों की भीड़ है और भीड़ में लीडर नहीं है। आपको भीड़ में लीडर तैयार करना है, आपको देखना है और थोड़ा खुले दिल से, खुले मन से समाज को समझो। उस व्यक्ति जो अपने तरीके से काम कर रहा है या कर रही है पब्लिक स्पेस में, उनको बहुत कठिनाइयों से जाना होता है। एक व्यक्ति उनके ऊपर टीका नहीं करते, अनेक समाज के लोग करते हैं, उनको हर चीज़ों का देखना पड़ता है। अगर कोई हमारा नेतृत्व जाके मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसको मत बोलो कि अभी से हमारा नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको पॉलिटिकली एडजस्ट करनी पड़ती है। सामाजिक रोल पे अगर वो व्यक्ति करता है तो ठीक है। पॉलिटिकल में केवल तुम्हारे समाज के वोट से वो राजा नहीं बन सकता, उसको बाकी के लोगों के भी वोट की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो करना पड़ता है। आपको लगता है क्या इनको, दलितों को और गरीबों से इनको हितैषी है, पर फिर भी वो दिखावे के लिए खाना खाने के लिए जाते या उनके पैर धोते हैं। आपको भी वो स्ट्रैटेजी समझनी होगी। भावुकता से जाकर समाज का पतन ही होने वाला है और समाज को जो चाहिए विचार वो समाज ही दे सकता है। अगर आपको विचार ना दिखता हो तो आपकी बहुत बड़ी हानि है। इसके लिए आप एक अभी दिमाग में डाल के रख लो, आपको लाइफ में जो भी कुछ करना है, समाज के बारे में सोचना है, समाज के हित के बारे में सोचना है, आप पहले वो मॉडल बनो। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत पहले भी कह चुका था, युवाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आपको समाज के आंदोलन में आना है, पर आने के पहले बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, बहुत अच्छा लेवल पर जाना है और शिक्षा के ऐसे मकाम में जाओ कि वो शिक्षा के फील्ड का नाम हो और आपका नाम लिया जाए, इतने बड़े बनो। उसके बाद में आपके पेट पानी का देखो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी करो। आप जब तक स्वतंत्र नहीं बनते तब तक आप समाज में फ्रीली काम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति भरोसे पर रहता है किसी के, वो बोझा बनता है, और जब तुम बोझा बनोगे, आज नहीं तो कल समाज आपको दूर करने वाला है, क्योंकि समाज के पास उतने साधन नहीं है, अपने पास मंदिरें नहीं है जो हर दिन एक 40-50 करोड़ का हमारे पास रेवेन्यू बने। हम मंदिर में देने वाले लोग हैं, तो हमारे पास उस तरह का चैरिटेबल वर्क भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए युवाओं ने शिक्षा के साथ साथ खुद के पेट पानी का देखना चाहिए, खुद के घर को संभालना चाहिए। तीसरा, जब घर की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। अब घर की जरूरतें हमेशा पूरी नहीं होती है, घर की जरूरतें बढ़ती रहती है। थोड़ी सी जरूरतें जब उनको मिलने वाली मिलती है, जब ये 3 चीजें हो जाती है, तब समाज आपका हाथ खोल के स्वागत करेगा और आप समाज का प्रतिनिधित्व करोगे। धन्यवाद।